ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन ऑक्सिम। ऑक्सिम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे चेक करते हैं, और अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है तो किस टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। क्या ये भी सिस या ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, या सिस ट्रांस ना शो करके ईजेड शो करेगा, या सिस ट्रांस ईजेड के अलावा कोई दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब जरा देखिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने का कारण क्या है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, और वो डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इन दोनों को आपस में रोटेट होने से। ये ऐसा नहीं है कि इसको रोक के आप इस नाइट्रोजन को पूरा का पूरा रोटेट करा दें, और इसी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से इसके अरेंजमेंट के बदलने से इसके स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ता है, और उसी वजह से ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि मैंने एक जनरल ऑक्सिम लिखा जिसमें बोला कि C+NOH। C+NOH ये जनरल फंक्शनल ग्रुप है जिसे ऑक्सिम बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा आगे चल के, जब आप कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा। यहाँ पे भी आ रहा है तो इसे आप पढ़ना आपको जरूरी है, क्योंकि वहां पे भी इसका जिक्र होगा। ओके, वापस आते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब इस कार्बन की दो वैलेंसी फिर से ए और बी सेटिस्फाई होगा, तो इनिशियली ये बात यहां पे भी होल्ड होना पड़ेगा क्या, कि ए और बी बराबर नहीं होंगे, ए और बी सेम नहीं होंगे। यहां पे भी ये बात आपको होल्ड होनी पड़ेगी कार्बोनिल के लिए, अगर ये दोनों होंगे। अच्छा, अब फिर से वही, ये बनता कैसे है। अब हम प्रिपरेशन के बारे में यहां बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जनरल बात कर सकते हैं। जैसे ये कोई क्या होगा, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा, अभी हम उसके बारे में नहीं जानना चाहते कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन कोई कार्बोनिल कंपाउंड होगा जिसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से होती है। NH2OH को हाइड्रोक्सिल अमीन पढ़ते हैं, इसे हाइड्रोक्सिल अमीन पढ़ते हैं। इसको आगे रिएक्शन हम लोग करना, यहाँ रिएक्शन मेरा बताने का कोई खास पर्पस नहीं था, बस एक क्विक आइडिया लेना था कि कैसे ऑक्सिम प्रिपेयर होता है। कार्बोनिल को हाइड्रोक्सिल अमीन से इंटरेक्ट कराएंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है ड्यूरिंग द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी उसके बारे में आप मत सोचिए, और एक कंपाउंड बनता है जिसे हम लोग जनरल फॉर्म में ऑक्सिम बोलते हैं। ओके, जनरल फॉर्म में क्या बोलते हैं, ऑक्सिम। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड हमें पता नहीं है कि कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। जैसे जैसे कार्बोनिल कंपाउंड अपने आप को चेंज करेगा वैसे अलग अलग ऑक्सिम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग अलग अलग ऑक्सिम के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अब अगर ये एल्डिहाइड हो, अगर ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के साथ अगर कोई हाइड्रोक्सिल अमीन रिएक्शन करता है तो ध्यान दीजिएगा वहां पे एल्डो ऑक्सिम बनता है, उसका नाम आएगा एल्डो ऑक्सिम। अभी तक केवल ऑक्सिम था क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये एल्डिहाइड से बना है या कीटोन से बना है। अब क्योंकि यहाँ क्लियर हो गया कि एल्डिहाइड के साथ मिलकर बना है, इसे हम एल्डो ऑक्सिम बोलेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कीटोन हो सकता है। कीटोन के साथ अगर कोई हाइड्रोक्सिल अमीन रिएक्ट करे और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करे, उसे क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कीटो ऑक्सिम। बिल्कुल सही, इसे पढ़ेंगे कीटो ऑक्सिम। तो फाइनली दो तरीके के हमें ऑक्सिम्स देखने को मिलेंगे, या तो वो एल्डो ऑक्सिम होगा या तो वो कीटो ऑक्सिम होगा। अब यहाँ पे आपको लोगों को पता होगा, ऑब्वियस सी बात है, एल्डिहाइड और कीटोन में, यार ये कोई ना मेरे से पूछ ले सर एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही फनी बात होगी अगर इस स्टेज पे कोई पूछता है एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता तो आप जाइए नॉमेनक्लेचर में, एल्डिहाइड और कीटोन का नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, वहां पे हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप, उसकी सफिक्स, प्रीफिक्स, लॉट ऑफ क्वेश्चन डिस्कस इन आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। वापस आते हैं, क्या होता है एल्डो ऑक्सिम, और उस एल्डो ऑक्सिम में किस तरह का अरेंजमेंट में किस नाम से उसे जानेंगे, उस समझने का प्रयास करते हैं। जरा देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से काट के यहाँ ऑक्सीजन लिख दूं तो CH3COH आएगा, और आप जानते हैं CHO को क्या पढ़ते हैं, एल्डिहाइड, यानी ये एल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्सिम है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इसे एल्डो ऑक्सिम। अगर इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ ऑक्सीजन रख दूं तो CH3CO C2H5,
तो ये कीटोन आ जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं कीटो ऑक्सिन। अब यहाँ पे अब यार इसके बारे में कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक लोन पेयर है जो यार नाइट्रोजन के पास होता ही होता है। अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, जनरल स्ट्रक्चर नाइट्रोजन और यहाँ पे OH। अरे OH के पास एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था कि नहीं था, अब उसी लोन पेयर को अरेंज करके लिख दिया गया है OH के साथ। गॉट इट। अब जरा देखिएगा यहाँ पे लोन पेयर OH का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा या इसको फिक्स रख के इस दोनों का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। और इन दोनों में आपको अब आइडिया लग रहा होगा कि ये दोनों का अलग होना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो इन दोनों के बदलने या इन दोनों के बदलने से कोई फर्क नहीं आएगा स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसमें क्या है। अगर ये एल्डो ऑक्सिम है, एल्डो ऑक्सिम में आपको ध्यान रखना है कि अगर हाइड्रोजन के साथ OH आया है, मतलब हाइड्रोजन और OH सेम साइड है, हाइड्रोजन और OH सेम साइड है मतलब साथ साथ है, तो इसे सिन बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, सिस और ट्रांस की बात नहीं हो रही है, ई और जेड की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिन और एंटी की बात हो रही है। इसे SYN सिन आइसोमर बोलेंगे, सिन ऑक्सिम बोलेंगे। और इसी के रेफरेंस में अगर OH और H दोनों अपोजिट साइड में आ जाएंगे, ये दोनों अगर अपोजिट साइड में आ जाएंगे तो इसे एंटी बोलेंगे, इसे एंटी आइसोमर बोलेंगे। सिन बोलेंगे इसे एंटी बोलेंगे। बस इतनी सी बात होती है एल्डो ऑक्सिम में। सिन और एंटी कॉन्फ़िगरेशन आपको पहचानना होता है। अब आपको कोई बोले कि एल्डो ऑक्सिम में ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस टाइप का शो करता है, सिस ट्रांस ई जेड, तो आप कहोगे नहीं, एल्डो ऑक्सिम में या किसी भी ऑक्सिम में अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है तो उसमें सिन और एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। H और OH अगर सेम साइड उसे सिन बोलेंगे, H और OH अपोजिट साइड से क्या बोलेंगे, एंटी बोलेंगे। फिर कीटो ऑक्सिम अगर आप देखेंगे, कीटो ऑक्सिम में फिर देखेंगे कि अगर भाई H तो होगा नहीं कीटोन के केस में, क्योंकि अगर H हो जाएगा तो कीटोन नहीं होगा, वो एल्डिहाइड होगा। फिर क्या होगा, दो अलग अलग। हायर प्रियोरिटी ऑर्डर को आप कंसीडर करेंगे बेटा, हायर प्रियोरिटी ऑर्डर के साथ अगर OH आता है तो उसे क्या पढ़ेंगे, सिन पढ़ेंगे। अगर हायर प्रियोरिटी के साथ अपोजिट में OH आता है तो उसे क्या पढ़ेंगे, एंटी पढ़ेंगे। बस इतनी सी बात होती है सिन और एंटी नॉमेनक्लेचर इन ऑक्सिम, सिन एंड एंटी नॉमेनक्लेचर ऑक्सिम। यानी एल्डो ऑक्सिम में इस तरह से, कीटो ऑक्सिम में इस तरह से। आई होप ऑल ऑफ यू ओके। जैसे इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन करते हैं, पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सिम शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कौन सा ऑक्सिम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो आपके दिमाग में ऑक्सिम के आते हुए ये तुरंत ये फंक्शनल ग्रुप आपके दिमाग में आना चाहिए, इस तरह का अरेंजमेंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया ये ऑक्सिम होता है और ये जो इधर तो हमें देखना नहीं, नाइट्रोजन के साथ कोई समस्या है ही नहीं, समस्या कार्बन के साथ है कि कार्बन में जो ये दो ग्रुप लगे हुए हो, ये ग्रुप क्या होने चाहिए, मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट बी डिफरेंट। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बस देखना है कार्बन के साथ जो दो वैलेंसी है वो कहां कहां अलग है, पूछा है कौन शो करेगा, बस वही देखना। यहाँ पे देखो बेटा ये दोनों सेम सेम है तो ये तो गया, ये नहीं होने वाला। यहाँ पे देखिए ईटी का मतलब क्या, इथाइल, इस कार्बन में दो इथाइल मतलब ये भी नहीं होने वाला। इधर जरा देखिए इस कारण पीएच कार्बन हाइड्रोजन, अरे ये तो हो गया, ये तो हो गया, यही होगा। इसके पास जरा ये यहाँ पे भी दोनों सेम सेम, यहाँ भी सेम सेम, मतलब ये नहीं होगा। आसानी से आपको किसी भी ऑक्सिम में सबसे आसान पार्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, ऑक्सिम में ज्योमेट्रिकल आइसोमर चेक कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं उसी के, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर का अभी हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़ लिया है। अब चौथे पार्ट पे आते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड में हम लोगों ने शुरुआत में इसको क्लासीफाई किया भैया नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, अगर इस तरह का लिंकेज कहीं पे आता है तो उसे एजो कंपाउंड बोलते हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर का सबसे आसान पार्ट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको सोचना है ही नहीं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं।
फिर आप सोच रहे होंगे फिर क्यों? जब भी कहीं आपसे कोई पूछे कि कौन सा एजो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, तो आप सीधे सीधे बोल देंगे कि दुनिया का कोई भी एजो कंपाउंड होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। मतलब अगर एजो कंपाउंड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर डेफिनेटली शो करेगा, उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है वो बहुत स्पष्ट आपको समझ में आएगा। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड लिंकेज है और उसके साथ आप देखेंगे तो हर नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर है और एक वैलेंसी है। अब यहाँ पे ए और बी लिखूं मैं या ए लिखूं, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। अब यहाँ पे कोई कहे कि ए और बी क्या बराबर हो सकते हैं? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके बदलने ना बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब इस बार ए और बी डिस्टिंक्ट पोजीशन पे है, अलग अलग पोजीशन पे है, तो इस बार फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, वट एवर यू वांट, जो भी आप चाहे उसकी जगह पे आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अब फिर से वही, किस फॉर्म का ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा? सिस फॉर्म का होगा, ट्रांस फॉर्म का होगा, या EZ का होगा, या इन दोनों का नहीं होगा? कुछ लोग सोच पा रहे होंगे सर ये दोनों नहीं होगा, शायद ये सिन और एंटी टाइप का हो जो ऑक्सिम में पढ़ लिया हो। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये सिन और एंटी टाइप का होगा। और सिन और एंटी कब? जब दोनों के दोनों लोन पेयर सेम साइड होंगे, तब यहाँ पे बोलेंगे ये सिन आइसोमर होगा, ये सिन आइसोमर होगा। और अगर ये दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड हो जाते हैं तो इसे आप एंटी आइसोमर बोल दीजिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं कि इस ए और बी का कोई मतलब नहीं है, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। बस सिन और एंटी डिपेंड करेगा इस लोन पेयर के अरेंजमेंट पे। अगर दोनों सेम साइड होंगे तो उसे सिन आइसोमर बोलेंगे, अगर ये दोनों अपोजिट साइड होंगे तो इसे एंटी आइसोमर बोलेंगे। बस इससे ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल आप बहुत सारे ले सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो। C6H5 N डबल बॉन्ड N C6H5, ये बहुत ही फेमस एक डाई है जो हम लोग पढ़ते हैं, इसका नाम होता है डाई एजोबेंजीन। अब ये डाई एजोबेंजीन को आप देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में है? सिन फॉर्म में है। अब ये डाई एजोबेंजीन के एंटी फॉर्म को भी आप बना सकते हैं, बस उसी लोन पेयर को अपोजिट कर दीजिए और लोन पेयर के अपोजिट प्लेन में आते ही जो बाकी ग्रुप हैं वो अपने आप अपोजिट आ जाएंगे, इसे बोलेंगे एंटी फॉर्म। डाई एजोबेंजीन का ये सिन फॉर्म है, डाई एजोबेंजीन का ये एंटी फॉर्म है। तो बस इससे ज़्यादा इसमें हम बोलने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा ये बोलना बेकार है। क्योंकि अब सिन और एंटी में कुछ भी हो सकता है। अब ये दोनों आप बदलते रहिए, जितना भी आप बदल लेंगे उतने ज्यादा एग्जाम्पल आपके साथ हो जाएंगे। बस आपको सिन और एंटी पूछा जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजो कंपाउंड एग्जिस्ट इन देयर सिन फॉर्म या एंटी फॉर्म। ये नहीं पूछा जाता कभी एजो कंपाउंड में कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, क्योंकि ये बहुत ही अजीब टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि जब जो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो ही कर रहा है उसमें को क्यों पूछेगा कोई शो करेगा या नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के हम लोग लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन पॉलीएल्कीन। पॉलीएल्कीन को यार एलीन भी बोलते हैं, हर पॉलीएल्कीन को एलीन नहीं बोलते हैं। अब ये एलीन स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ डबल बॉन्ड को बोलते हैं। जब डबल बॉन्ड लगातार जुड़े हुए, जैसे देखिए डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अगर ये कुमुलेटिव मैनर में लगातार जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड, तो इस सिस्टम को एलीन सिस्टम बोला गया है। और ये थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा ये फैमिलियर नहीं होता किसी से, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ध्यान देखिएगा कि हमने डबल बॉन्ड को 3 बार लगाया है, 2 ही बार नहीं लगाया। इसकी खास बात है ये कि अभी हम लोग देखेंगे तो ये दोनों, अगर आप देखें तो ये दोनों सेम प्लेन में है, फिर ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में है और ये दोनों सेम प्लेन में। मतलब ये दोनों, ये पार्ट इन दोनों के परपेंडिकुलर है, लेकिन शुरुआत के 2 पाई बॉन्ड और आखिरी के 2 पाई बॉन्ड सेम प्लेन में है। इसी वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये यहाँ पे फिर से वो बात अपने आप होल्ड करेगी कि A नॉट इक्वल टू B, A और B यहाँ पे बराबर नहीं होंगे। और एक बात यहाँ पे और नोट करना है, हियर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड
मस्ट बी प्रेजेंट इन एलियन सिस्टम। ये ऑड नंबर और इवन नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है, ये ऑप्टिकल आइसोमर में जब मैं पहुंचूंगा तो वहां पे ज्यादा इसके बारे में बात कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर भी शो करता है। अब ये बात यहां समझना है कि ये और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो शुरुआत के और आखिरी दोनों, ये दोनों एक प्लेन में। अच्छा, ये और ये अगर एक प्लेन में है तो इसके बदलने से इसका अरेंजमेंट बदल जाएगा, और इसके अरेंजमेंट को बदलने से पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा, और इसी अरेंजमेंट के बदलने की वजह से एलियन सिस्टम जो होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। तो बिना ज़्यादा इसको रश किए हुए हम वापस एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि ए और बी है, कुछ इस तरह का सिस्टम दिया गया है, तो यहाँ पे अगर इस तरह का अरेंजमेंट है, सेम ग्रुप सेम साइड है, तो इस एलियन सिस्टम को आप सिस आइसोमर बोल देंगे। और अगर आप सिस ड्रॉ कर पा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रांस ड्रा कर पाएंगे, किसी एक को आप स्विच कर देंगे। यहाँ हमने ए और बी को अपोजिट कर दिया है, अपोजिट करने के बाद इसको हम लोगों ने ट्रांस बोल दिया। तो एलियन सिस्टम में इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखना है। बस ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान ये रखना है कि इसमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड लगातार अरेंज होने चाहिए। ओके, एलियन सिस्टम से जुड़ी हुई एक क्वेश्चन तेजी से देखते हैं। बोला क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड। ये दो कंपाउंड दिए गए आपस में, इन दोनों में बोला गया है कि एक ये डिस्टेंस इस क्लोरीन से इस क्लोरीन तक L1 बोला गया है, इस क्लोरीन से इस क्लोरीन तक L2 बोला गया है। इन दोनों L1 L2 के रेफरेंस में इन चारों में से कौन सी बातें सही है। बोला गया L1 इज ग्रेटर देन L2, L2 इज ग्रेटर देन L1, L1 L2 बराबर है। जरा देख के बताइए, अगर ये और ये दोनों बराबर होंगे तो क्या ये कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे? नहीं। अरे भैया, इसी के अरेंजमेंट के बदलने से स्ट्रक्चर बदल रहा है, इसीलिए तो ये आइसोमर है। तो ये दोनों बराबर तो हो नहीं सकते। अगर बराबर नहीं होंगे तो ये तो ऑप्शन बकवास, अगर ये ऑप्शन बकवास है तो आखिरी वाला भी अपने आप खत्म हो जाता है। ये दोनों, अच्छा इन दोनों में यार एक जनरल सी बात समझ में आती है कि ये डायगोनल वाली डिस्टेंस डेफिनेटली इससे तो ज्यादा होगी, तो बिना लॉजिक के इसलिए आप तेजी से सोच सकते हैं कि L1 इज ग्रेटर देन L2। इसी के साथ आपके ज्योमेट्रिकल का थ्योरेटिकल पार्ट विद कपल ऑफ एग्जांपल हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब एक पार्ट बचा है, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।